नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं किस तरह से दागी सांसद, दागी विधायक हमारे संसद और विधानसभाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं। आखिर ये बात क्यों कर रहा हूं, अभी क्यों कर रहा हूं? आज ही के दिन एक दुर्दांत हत्यारा, दुर्दांत अपराधी जिसने बहुत ही विभत्स तरीके से 8 पुलिस के जवानों को शहीद किया, उसको पुलिस ने इनकाउंटर किया है। उज्जैन में पकड़ा गया था, महाकाल मंदिर के परिसर में। उसके पीछे की अलग अलग कहानियाँ आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं। तरह तरह के तर्क गढ़े गए, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसकी मौत के बाद भी। देखिए, ये तो तय था कि उसे मारा जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से जवानों की शहादत के बाद एग्रेशन में कार्रवाई की, कई लोगों को इनकाउंटर में मारा, उसके नज़दीकियों को, तो ये लगभग पक्का लग रहा था कि जैसे ही वो पुलिस के हाथ आएगा, पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। अब एक सवाल जरूर उठता है कि अगर वो जिंदा रहता तो शायद बहुत और भी गुत्थियां जो उलझी हुई हैं वो सुलझती, कुछ सामने आता, शायद कुछ पर्दे के पीछे जो छिपा रह गया है वो सामने आता। सवाल तो होंगे, और कोई भी इनकाउंटर मुझे, अगर जब से मैं समझने लायक हुआ हूँ, शायद ही ऐसा होता हो जैसे किसी इनकाउंटर पे सवाल नहीं उठे। सवाल उठते हैं, और लगभग सारे इनकाउंटर की कहानी एक जैसी होती है कि हथियार छीन के भाग रहा था सुनसान जगह पर। अमूमन सुनसान जगह पे हथियार छीने जाते हैं, घटनाएं होती हैं, मुठभेड़ होती है, और उसमें अपराधी मारे जाते हैं। लेकिन किसी अपराधी से सहानुभूति किसी को क्यों होगी? होनी भी नहीं चाहिए। विकास दुबे अगर नहीं मारा जाता और वो कानून की लूपहोल का फ़ायदा उठा करके अगर फिर से जमानत पे बाहर आ जाता, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात शायद इस सिस्टम के लिए नहीं होती, हमारे समाज के लिए नहीं होती। लेकिन वो छूटता क्यों, क्यों बाहर आ जाता? हम ऐसी चीज़ें सोचने को क्यों मजबूर होते हैं कि अगर वो पुलिस के हाथ जाएगा, हमारी न्याय व्यवस्था के सिस्टम में कार्रवाई होगी, तो वो छूट के बाहर आएगा? ऐसी चीज़ें दिमाग में आती क्यों हैं? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नज़ीर है ऐसे। आप आज़ादी के बाद से देखेंगे तो शायद और भी संख्या होगी, हज़ारों में पहुंच जाएगा। लेकिन हम अपने कालक्रम में बात करते हैं, जब से हम लोग समझने लायक हुए, स्टूडेंट्स लाइफ में और अभी अपने प्रोफेशन में, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं जब न्याय व्यवस्था की कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके अपराधी निकलते हैं और छूट जाते हैं। वो मजाक बनाते हैं हमारी व्यवस्था का, और वही लोग बाद में माननीय बन जाते हैं। कभी विधायक बन करके विधानसभाओं की शोभा बढ़ाते हैं, कभी सांसद बन करके संसद में शोभा बढ़ाते हैं। एडीआर विश्लेषण करता है, आप सभी को पता है, एक संस्था है जो विधानसभाओं में, संसद में अपराध का विश्लेषण करते, किस तरह के लोग चुन करके आए। मैं देख रहा था आंकड़ा कि संसद में करीब 29% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, और कोई एक दल का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, अन्य दलों के भी लोग हैं। विधानसभाओं में जाइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में 37% लोग, समाजवादी पार्टी में जो जिस अनुपात में जीते हैं वैसे ही उनका प्रतिशत है, कि अपराधियों का जमावड़ा है संसद और विधानसभाओं में। क्या स्थिति है? आप कई बार सवाल पूछे तो कहते हैं कि भाई मुकदमे तो आप जब राजनीति में आते हैं तो लग जाते हैं, तरह तरह के मुकदमे हैं। भाई योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कोई मुकदमा है तो उस पर बहस हो सकती है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनका अपराध का जीवन नहीं है। अगर राहुल गांधी पर भी लगा हो अपराध का मुकदमा, तो लोगों को पता है कि नहीं, अपराध का जीवन नहीं है। सोनिया गांधी पर कोई मुकदमा हो, और इसी तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल जी पर भी मुकदमा था, कल्याण सिंह पर भी था। इन पर सवाल नहीं है, ये लोग इस प्रतिशत में आते होंगे। लेकिन मैं जब गंभीर मामलों की बात करता हूँ तो ऐसे लोग जिनके खिलाफ हत्या का मुकदमा है, अपहरण का मुकदमा है, बलात्कार का मुकदमा है, और वो ऐसे लोग नहीं हैं कि फर्जी मनगढ़ंत कहानियां और उनके ऊपर लगा दी गई हैं। बच्चा बच्चा जानता है उनको,
उनके ज़िले में उनकी यही पहचान है, उनके इलाके में उनकी यही पहचान है कि अपराध के क्रम में ही वो आगे बढ़ते हुए संसद और विधानसभाओं में पहुँचे। उनके इलाके में उनकी तूती बोलती है, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर ये व्यवस्था में कमजोरी कहाँ है? क्यों लोगों को डर लग रहा था कि अगर ये विकास दुबे जिंदा रहता तो क्या पता कल को ये भी विधानसभा और संसद में कहीं शोभा बढ़ा रहा होता। हो सकता है उसके लिए यही मेरिट हो जाती, उसका दबदबा और बढ़ जाता, पुलिस के और न्याय व्यवस्था के कमज़ोर सिस्टम का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा करके बाहर आता और फिर वो चुनाव लड़ता और जीत करके आता और हम जैसे लोग उसके आगे पीछे घूमते। ये क्यों? इस तरह के सवाल क्यों उठने चाहिए हमारे समाज में, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में? लेकिन उठते हैं क्योंकि ऐसा हो रहा है। आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ। जम्मू कश्मीर में दविंदर सिंह, पुलिस का डीएसपी, मैं किसी सामान्य अपराधी या दुर्दांत अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस की वर्दी में आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा था, आतंकवादियों को अपनी कार से सेफ पैसेज देने का काम कर रहा था। अब आप उस कड़ी को जोड़ सकते हैं कि कैसे विकास दुबे को सेफ पैसेज दिया जा रहा होगा उत्तर प्रदेश में, और किस तरह के लोग, अगर पुलिस मुखबिरी कर रही थी तो हमारे सिस्टम में उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में दविंदर सिंह पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के 2 महीने के अंदर उसको पटियाला कोर्ट में जमानत मिलती है। एनआईए का मामला चल रहा था, वो अभी जेल में, अलग बात है। लेकिन जमानत क्यों मिली उसको? एक मामले में जमानत इसलिए मिली क्योंकि पुलिस ने समय से उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की। आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति, देश के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति, देश की अखंडता संप्रभुता को चुनौती देने वाला व्यक्ति, और उसके खिलाफ अगर हमारी पुलिस 2 महीने में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए तो हमारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो खामी है। कई बार राजनेताओं का दखल होता है, इस तरह से दखल होता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर पाती। कई तरह की सिफारिशें हुई कि आप कैसे राजनीति के दखल से उनको मुक्त करिए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। लेकिन मेरा सवाल इससे कहीं आगे है। जो लोग पुलिस में बैठे हुए हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जिन्होंने अपनी पद की मर्यादा के अनुरूप एक कोड ऑफ कंडक्ट में की ट्रेनिंग ली है, वो लोग जहां पर कोई दखल नहीं होता, किसी भी सामान्य अपराधी को कैसे फलने फूलने देते हैं, इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। और विकास इस मामले में आपको केस स्टडी साबित हो सकता है। शुरू में आप देख लीजिए, कोई उसके परिवार में कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई इस तरह का व्यक्तित्व भी नहीं है, उसके आसपास ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं नजर आती। अगर आप वो एक सामान्य सा उस अपराधी है। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते उसका मनोबल कैसे बढ़ता है कि वो 8 पुलिस के जवानों को शहीद करता है, कितने हथियार इकट्ठे करता है, AK-47 से वार करता है, बमों का जखीरा, बारूद का जखीरा। यानी पुलिस के सिस्टम के आसपास, पुलिस के संरक्षण में, नेताओं की जानकारी में, प्रशासन की जानकारी में एक अपराध का सिस्टम फल फूल रहा था और कोई बोलने वाला नहीं था। और जब आप जाते हैं तो इतनी देर हो चुकी होती है कि वो अपराधी अपने आतंक के साम्राज्य के बल पर आपकी पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है, चैलेंज करता है और 8 पुलिस के जवानों को शहीद कर देता है। मैं अपनी बात पर लौटता हूँ। मैंने कहा संसद और विधानसभाओं में ये होता क्यों है? जब हमारी संसद में 29% लोग, विधानसभाओं में 36% लोग ऐसे बैठेंगे जिनका खुद अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो उनकी सहानुभूति किसके प्रति होगी? वो इन्फ्लुएंसर हो गए, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं व्यवस्था को। और अब मान के चलिए, जब इतने लोग चुन करके आ रहे हैं तो राजनीतिक दलों में उनका प्रभाव है, और राजनीतिक दलों में इस तरह की स्वीकारोक्ति है कि इस तरह के लोगों को लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा हमेशा फैक्टर होता है चुनाव में, विनेबिलिटी, कि भाई जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा। अब जीतने वाला अपराधी है, बलात्कारी है, उसके खिलाफ मुकदमों की फेरिस्त है,
उसके पीछे तर्क क्या ढूंढ लिया जाता है कि भाई मुकदमा चल रहा है, कोई दोष नहीं सिद्ध हुआ। लेकिन आपके पास इस पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवस्था है, आप सर्वे कराते हैं, आपको पता चलता है कि इस आदमी की छवि जीतने लायक है। आप मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, छवि जीतने लायक है। लेकिन इसी छवि में क्या आप ये सर्वे नहीं कराते कि ये जीतने लायक छवि के पीछे का आधार क्या है? क्या उसकी दबंगई से लोग डरते हैं, या हमने ऐसा वातावरण बना दिया है कि जो दबंग व्यक्ति होगा जब वो संसद में पहुंचेगा तो उसकी बात ज़्यादा मजबूती से सुनी जाएगी? और वो दबंग इस तरह का दबंग नहीं कि निशस्त्र होकर के अपनी आवाज़ की दबंगई से अपनी बात को मनवाता हो, जो शस्त्र के आधार पे, जो बम बारूद के आधार पर जिसने अपनी दबंगई स्थापित की है, उसकी छवि को आप मान्यता दे देते हैं। बच्चे को पता होता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल कहे कि हमें पता नहीं था मुकदमा चल रहा था, भाई मुकदमे में तो बाद में कोई निर्दोष भी साबित होता है। तो आप सोचिए कि मुकदमा ही चल रहा था विकास दुबे की, कोई दोष तो सिद्ध हुआ नहीं था। और इसमें भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं थी कि वो गोली चला रहा है। कल को जाता इसी सिस्टम से फिर कहीं लूप होल मिले और छूट के आ जाए तो क्या कहते कि भाई मुकदमा चल रहा था? तब कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत होती है कि हमारी व्यवस्था में गंभीर खामी है। हमारी डेमोक्रेसी परिपक्व हो रही है, हम कह रहे हैं, बहुत खुश होते हैं, दुनिया में हमारा बखान होता है। लेकिन हमें आत्ममंथन तो करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी में खामियां क्या हैं, हमारी संसद और विधानसभाओं में किस तरह के लोग चुन करके पहुंच रहे हैं, दोष कहाँ हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, हर दल का नेतृत्व जब वो खड़ा होता है तो एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश करता है। उनके भाषणों में सुन लीजिए, कभी भी इस तरह के संवाद में सुन लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है प्रैक्टिकली? आप कहीं भी जाइए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, पूर्वांचल में जाइए, आप पश्चिमांचल में जाइए, आप अवध में जाइए, आप जो है इधर बुंदेलखंड में जाइए, हर इलाके में एक वहाँ का आइकॉन मिलेगा कि ये अपराध का साम्राज्य किसका है। कभी ददुआ की चलती रही हो, कहीं मुख्तार की चलती रही हो, कहीं ब्रजेश सिंह की चलती रही हो, कहीं अतीक की चलती रही हो, कहीं किसी भैया की चलती रही हो। ये इनका अपना कोई योग्यता का पैमाना क्या था? ठेकों में साम्राज्य की होड़, गोलियां चली ठेकों के लिए, बालू खनन माफिया, रेलवे के ठेके, जमीनों पे कब्जे, और ये लोग एक टीम बनाते हैं इस तरह से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके, और फिर वो थोड़ा थोड़ा चारा डालते हैं सबको। चारा घोटाला, उसमें उसकी बात नहीं कर रहा, चारा ये अलग तरह का, वो घोटाला एक अलग तरह का कैंसर है, वो भ्रष्टाचार है। लेकिन ये जो हो रहा है अपराध, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से विचार करना होगा इस सिस्टम को सुधारने के लिए। आप चले जाइए किसी भी अंचल में, मैं राजनीतिक दलों को कहता हूं, ईमानदारी से परीक्षण कीजिए। आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, बिहार के किसी कोने में चले जाइए, आज भी क्या है, शहाबुद्दीन जेल में होता है और उसके खिलाफ कोई चूं भी कर दे उसकी हत्या हो जाती है। अतीक अहमद जेल में होता है और वहां पर बुला करके किसी को भी पीट देता है, वहां से निर्देश जारी करता है, और सब किसी न किसी समय पे चुने हुए लोग हैं। विधानसभाओं की भी शोभा बढ़ाई इन्होंने और संसद की भी शोभा बढ़ाई। तो बहुत दैनिक यूपी ने मुझसे बात की थी 1-2 दिन पहले, और आज जब फिर इन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं लोकसभा डिबेट में जाता हूँ, लोकसभा टीवी की डिबेट में, राज्यसभा टीवी की डिबेट में, और जगहों पे डिबेट में जाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित कोई एक बात कर रहा है तो मैं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई है तो आज मैं जाऊँगा, आज मैं बात करूँगा, और मैं राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन जरूर करना चाहूँगा और आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि क्या हम आज जितना खुश हो रहे हैं कि विकास दुबे मारा गया, इनकाउंटर में मारा गया, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही, लोग खुश हैं, लेकिन ये खुशी क्षणिक तो नहीं है। क्या हम अपने दिलो दिमाग में बिठाने को तैयार हैं इस तरह के लोग समाज के लिए नासूर हैं? वो कोई पांडे हो, कोई तिवारी हो, कोई मिश्रा हो, कोई भी सिंह हो, कोई भी अहमद हो, कोई भी अंसारी हो, कोई भी हो, किसी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो,
अगर इस तरह का नासूर पनपता रहा तो कैंसर बन जाएगा और बहुत हद तक इसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंगों को नष्ट किया है। अभी भी मौका है। विकास दुबे का इनकाउंटर अगर नजीर बन सकता है तो बन जाना चाहिए। सबक सिखाइए ऐसे लोगों को, आम लोगों की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। एक ईमानदार आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, एक ईमानदार आदमी आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उसकी लोकप्रियता बढ़ती तो ऐसे लोग उसकी हत्याएं करवा देते हैं। ऊपर से भी नीचे से भी पुलिस प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी जितने अंग हैं, कोर्ट, जो कोर्ट केवल सबूत कहता है, केवल लिखित सबूत नहीं। दविंदर सिंह के बारे में पता है, लेकिन उसको जमानत क्यों मिल रही है? विकास दुबे को जमानत क्यों मिल रही है? अतीक जेल से छूट के क्यों आता है? मुख्तार अंसारी किस व्यवस्था का फायदा उठा करके इस समाज में सिर उठा करके चलता है? कोर्ट को भी कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, सारे इस सिस्टम में जो भी लोग हैं उनको बैठ करके सोचने की जरूरत है। ये ऐसा क्षण है कि एक विकास दुबे नहीं, इस तरह के सैकड़ों विकास दुबे अभी भी जिले जिले में आपको मिल जाएंगे। आप जाइए, बच्चे बच्चे से पूछिए, सर्वे करिए, आपको हर जिले में, हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो व्यवस्था को चुनौती दे रहा होता है। और उसका पोषक कौन है? इसी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं। तो मैं निवेदन करने आया था और इस निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि शुरुआत करनी है तो राजनीतिक दलों को चाहिए कि भाई संसद और विधानसभाओं का स्वरूप तो बदल दीजिए। 29% दागी लोग, 36-37% दागी लोग विधानसभाओं में, लोकसभाओं में बैठेंगे। अब तो राज्यसभाओं में भी, जिसे उच्च सदन कहा जाता था, वहाँ भी चलन हो गया। बाहुबल के आधार पर लोग जा रहे हैं वहाँ पर, जिसे बौद्धिक सदन कहा जाता था। तो माफ़ करिएगा, बातें कुछ तल्ख हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह से अपराधी पनपता है, इस तरह का अपराध करने का साहस करता है, तो इसी व्यवस्था से उसको टॉनिक मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।